अब डचों के बारे में जानेंगे। डच यानी कि हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। ये भी व्यापार करने के उद्देश्य से आए। दरअसल व्यापार तो एक बहाना था, यह औपनिवेशिक गिरा था। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ से, ठीक है, जो ये रिनेसां का टाइम पीरियड था, एक होड़ सी लग गई, सभी देशों में एक होड़ सी लग गई। उस होड़ में डच भी थे, ठीक है। इनको नीदरलैंड या हॉलैंड का निवासी कहा जाता है। कहा जाता है कि ह्यूगो वान लिंस्टान ह्यूगो वान लिस्टान की पुस्तक से डचवासियों की रुचि भारत में जगी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उन्हें लगा ये कहाँ है, भारत में जगी, ठीक है। ये ह्यूगो वान जो लिस्टान है, ये गोवा आ चुका था। गोवा यहाँ से आकर के वापस लौटा जब, तो जा कर के उसने एक पुस्तक लिखी। कब आया था ये? 1583 में। तो 1583 में आकर के यहाँ से गया, जाने के बाद एक पुस्तक लिख दी। उस पुस्तक को लोग पढ़ने के बाद उनको लगा कि अरे ऐसी भी जगह है, तो वो लोग फिर आ ही गए देखने के लिए। 1596 एडी में, सॉरी 1596 एडी में, 1596 एडी में कार्नेलिस दी हस्तमान केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा एवं बेटम पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना? छूट रहा है तो नहीं है? किसी का नहीं छूट रहा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना राजाज्ञा से 1602 एडी में हुई। तो पहला पर्सन कौन है जो पहले आया यहाँ पर? हस्तमान महोदय, ठीक है, कार्नेलिस दी हस्तमान। ये पहला व्यक्ति है जो यहाँ पहुँचा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना राजाज्ञा से 1602 एडी में हुई। इसकी आरंभिक एवं प्रारंभिक रुचि मसाला व्यापार की ओर थी। 1605 एडी में डचों ने पुर्तगालियों से क्या लिया होगा? वही कार्टेज, ठीक है, इसको बोलते हैं अम्बायना प्राप्त किया। वही 1619 एडी में जकार्ता को जीतकर इन्होंने इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव जमाया। जकार्ता राजधानी है। जकार्ता को जीतकर उसके खंडहरों पर वेटेबिया नामक नगर बसाया। 1641 एडी में मलक्का तथा 1658 एडी में श्रीलंका पर नियंत्रण। 1641 एडी में मलक्का, तो 1658 एडी में सिलोन यानी श्रीलंका पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है, आपको पता है मसालों का देश किसे कहा जाता है?
इंडोनेशिया को, इंडोनेशिया मसालों का देश। पाकिस्तान नहीं है, तो होता वहाँ भी है, लेकिन ज़्यादा सबसे ज़्यादा विश्व में कहीं होते तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के द्वीप मसालों के द्वीप के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ होता है अभी के आंकड़ों के अनुसार? गुजरात में। नंबर 1 पे गुजरात है। अभी रिसेंटली जो आंकड़े पढ़ा चुका हूँ शायद मैं आपको, मसाले बताए थे ना। हाँ, डचों की भारत में रुचि यह थी कि भारतीय सस्ता वस्त्र खरीदकर, डचों की भारत में रुचि यह थी कि वो भारतीय सस्ता वस्त्र खरीदकर मसाला क्षेत्रों में बेचते थे। ठीक है, पहले खरीदते थे वस्त्र, ठीक है, उसको भेजते थे मसाला क्षेत्रों में, वहाँ से लेते थे वस्त्र के बदले मसाला। ठीक है, मसाला क्षेत्रों में बेचकर मसाला खरीदकर यूरोप ले जाते थे और यूरोप में बहुत महंगा करके बेचते थे। डचों के मौलिक व्यापारिक हित दक्षिण पूर्व एशिया में थे, यानी आसियान कंट्री पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। दक्षिण पूर्व एशिया पर थे, ना कि भारत पर। भारत पे ज़्यादा फोकस इन्होंने नहीं किया। डचों के मौलिक व्यापारिक हित दक्षिण पूर्व एशिया में थे, ना कि भारत में। अब भारत में इनके डचों के व्यापारिक स्थल कौन कौन से हैं, लिख लीजिए। भारत में डचों के व्यापारिक स्थल, नंबर 1, 1605 एडी में वान डे हेगन द्वारा मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। 1605 एडी में वान डे हेगन, वनडे मत लिख लीजिएगा, वान डे हेगन द्वारा मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। पुर्तगाली विरोध के बावजूद पुर्तगालियों ने विरोध भी किया इसका। गोलकुंडा के शासक के फरमान से डच मछलीपट्टनम में स्थापित हुए। मछलीपट्टनम में स्थापित हुए। दूसरी डच फैक्ट्री की स्थापना पहली हुई मछलीपट्टनम। ठीक है, पुर्तगालियों ने विरोध किया, लेकिन गोलकुंडा के शासक ने सपोर्ट किया। दूसरी डच फैक्ट्री की स्थापना पेत्तेपोल्ली, आंध्र प्रदेश में की गई। जगह का नाम है पेत्तेपोल्ली, देख लो आप, पेत्तेपोल्ली आंध्र प्रदेश में की गई। पहली वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मछलीपट्टनम, याद रखिएगा। 1610 एडी में चंद्रगिरी के राजा के सहयोग से पुलिकट में व्यापारिक स्थल बनाया गया। चंद्रगिरी की राजा के सहयोग से पुलिकट में व्यापारिक स्थल बनाया गया। बाद में
मछलीपट्टनम की जगह, बाद में मछलीपट्टनम की जगह यही डचों का मुख्य केंद्र बन गया। बाद में मछलीपट्टनम की जगह यही डचों का मुख्य केंद्र बन गया। कौन सा मुख्य केंद्र बना? पुलिकट। पुलिकट झील कहाँ पड़ती है? पुलिकट झील किस स्टेट में है? पुलिकट झील के अंदर कौन सा हमारे यहाँ पे प्रक्षेपण केंद्र है? कौन सी संस्था स्थापित है? हाँ, इसरो है। नासा ये हाल है, नासा दो हैं। पहला है, एक व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप में DRDO का परीक्षण केंद्र, जब कभी भी अग्नि मिसाइलों का परीक्षण किया जाएगा तो हमेशा बोला जाएगा चांदीपुर स्थित व्हीलर द्वीप से, अबुल कलाम द्वीप से आपका अग्नि मिसाइल ये हुआ। और जब कभी भी लॉन्चिंग की जाएगी किसी भी उपग्रह की तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो का है ये। यहाँ से हमेशा PSLV, GSLV ये जितने भी रॉकेट हैं ये छोड़े जाएंगे लॉन्च किए। वैसे GSLV तो फ्रेंच गुयाना से किया जाता है। यदि वहाँ से कोई, अभी जैसे कि हमने G15, ठीक है, G15 अभी लॉन्च हुआ था, ठीक है, एरियन स्पेस सेंटर है फ्रेंच गुयाना में, वहाँ से किया गया था। तो अभी जो है यहाँ पे इसरो का लॉन्चिंग पैड है, DRDO का लॉन्चिंग पैड है अबुल कलाम द्वीप चांदीपुर में व्हीलर द्वीप के नाम से। नासा अमेरिका में नहीं है, भारत में है। भारत में है? नहीं है ना, अमेरिका में है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसे दुर्गीकृत कराया गया, पुलिकट को दुर्गीकृत कराया गया। इस क्षेत्र में कोठी बनाने का उद्देश्य सूती माल खरीदना था। इस क्षेत्र में कोठी बनाने का उद्देश्य सूती माल खरीदना था। डच पुलिकट में ही अपना स्वर्ण सिक्का पैगोडा ढालते थे। स्वर्ण सिक्का, सोने का सिक्का था जिसको पैगोडा बोलते हैं, स्वर्ण पैगोडा बोलते हैं उसे। सोने का सिक्का पैगोडा ढालते थे। कहाँ पर? पुलिकट में ही। डच पुलिकट को गेल्ड्रिया कहते थे। डच पुलिकट को गेल्ड्रिया कहते थे। गेल्ड्रिया कहते थे। डच पुलिकट को गेल्ड्रिया कहते थे। गेल्ड्रिया कहते थे। कुछ अन्य डचों की बस्तियां लिख लीजिए, क्रम से लिखते चले जाइए। नंबर 1 सूरत में भी रही। सूरत, आगरा, हरिहरपुर, ये उड़ीसा में पड़ता है। सूरत, आगरा, हरिहरपुर उड़ीसा। बिमलीपट्टनम, ढाका, नागपट्टनम, खंभात की खाड़ी, पिपली बंगाल में पड़ता है। पिपली, पटना, कराईकल, चिंसुरा, कोचीन। सबसे पहली कहाँ बनाई इन्होंने? मछलीपट्टनम में। सूरत, आप लोग जो है ना सुधरने वाले नहीं हैं। सबसे पहली मछलीपट्टनम, ठीक है। और ये कुछ अन्य बस्तियां हैं, सूरत, आगरा, हरिहरपुर, बिमलीपट्टनम, ढाका, नागपट्टनम, खंभात की खाड़ी, पिपली, पटना, कारीकल, चिंसुरा और कोचीन। बंगाल में पहली खोटी पिपली में स्थापित की गई। बंगाल में पहली खोटी डचों द्वारा पिपली में स्थापित की गई। हाँ, वही कोठी, बस्ती, फैक्ट्री, किला, दुर्ग, जो मनना है लिख लो, सब सेम है। पहली कोठी पिपली में
स्थापित की गई। बहुत बंगाल क्षेत्र में काफ़ी कोठियाँ रहीं इनकी। पहली आपकी पिपली में, फिर बालासोर में। बंगाल में व्यवस्थित व्यापार चिंसुरा में कोठी स्थापित करने के बाद शुरू हुआ। चिंसुरा ये भी बंगाली में पड़ता है। बंगाल में व्यवस्थित व्यापार चिंसुरा में कोठी स्थापित करने के बाद शुरू हुआ। इसके अतिरिक्त कासिम बाजार, बाड़ा नगर, इसके अतिरिक्त कासिम बाजार, बाड़ा नगर में भी डचों की बस्तियां थीं। कासिम बाजार, बाड़ा नगर में भी डचों की बस्तियां थीं। कासिम बाजार का नाम सुना ही होगा, बहुत फेमस है। बाड़ा नगर में भी डचों की बस्तियां थीं। 1650 एडी में 1650 एडी के दशक में डच कंपनी द्वारा कासिम बाजार में रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया गया। 1650 एडी में डच कंपनी द्वारा कासिम बाजार में रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया गया। कुछ वहाँ के जमींदार थे बंगाल के, उन्होंने इनका विद्रोह भी किया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी लिख लीजिए। जमींदार शोभा सिंह, रहीम खान, जमींदार शोभा सिंह रहीम खान के विद्रोह के समय अन्य यूरोपीय कंपनियों के समान डचों ने भी चिंसुरा स्थित फैक्ट्री की किलेबंदी कर दी। जमींदार शोभा सिंह रहीम खान के विद्रोह के समय अन्य यूरोपीय कंपनियों के समान डचों ने भी चिंसुरा स्थित फैक्ट्री की किलेबंदी कर दी। इसे डच फोर्ट या गुस्ताबुस फोर्ट कहा जाता है। डच फोर्ट या गुस्ताबुस फोर्ट कहा गया। डच फोर्ट या गुस्ताबुस फोर्ट कहा गया। फोर्ट कहा गया। 1663 में औरंगजेब ने डचों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में 3.5% चुंगी के साथ 3.5% चुंगी के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी। चुंगी के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी। 1707 में बहादुर शाह ने इसे घटाकर 2.5% कर दिया। 2.5% कर दिया। बहादुर शाह प्रथम ने 2.5 कर दिया। मालाबार में डचों के केंद्र। मालाबार तट, किस तट को मालाबार तट कहते हैं? केरल तट को, है ना। मालाबार तट कहते हैं केरल तट को। तो मालाबार तट में डच केंद्र कौन थे? कोचीन, कन्नानौर, बेनगुरला। हाँ, कोचीन, कन्नानौर, बेनगुरला। चूँकि कोरोमंडल तट के कपड़ा व्यापार की तुलना में मालाबार प्रदेश का मसाला व्यापार कम लाभप्रद था। कोरोमंडल तट के कपड़ा व्यापार की तुलना में मालाबार प्रदेश का मसाला व्यापार कम लाभप्रद था। मालाबार प्रदेश का मसाला व्यापार कम लाभप्रद था, अतः डचों ने मालाबार प्रदेशों की उपेक्षा की।
जहाँ ज़्यादा फायदा होगा वहीं जाएंगे। अतः डचों ने प्रदेशों की उपेक्षा की। कोरोमंडल तट पर अनेक बार डचों का मीर जुमला से संघर्ष हुआ। ये सेना नायक था। कोरोमंडल तट पर अनेक बार डचों का मीर जुमला से संघर्ष हुआ। कोरोमंडल तट को मलक्का व्यापार का बायां हाथ कहा जाता था। कोरोमंडल तट को मलक्का व्यापार का बायां हाथ कहा जाता था क्योंकि यहां से काफी मात्रा में निर्यात किया जाता था। क्योंकि यहां से काफी मात्रा में निर्यात किया जाता था। प्रारंभ में डच कंपनी का शासन पुलिकट से चलता था। प्रारंभ में डच कंपनी का शासन पुलिकट से चलता था, जबकि 1690 एडी में इसका स्थान नेगापट्टनम ने ले लिया। प्रारंभ में कंपनी का शासन पुलिकट से चलता था, जबकि 1690 एडी में इसका स्थान नेगापट्टनम ने ले लिया। नेगापट्टनम ने ले लिया। नेगापट्टनम ने ले लिया। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। डच फैक्ट्री के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही डचों ने कार्टल आधारित सहकारिता पर, कार्टल अर्थात सहकारिता पर, यहाँ पर डचों ने कार्टल अर्थात सहकारिता पर आधारित व्यापार व्यवस्था की शुरुआत की। नेगापट्टनम में ही डचों ने कार्टल अर्थात सहकारिता पर आधारित व्यापार व्यवस्था की शुरुआत की। कब? 1922 एडी में। 1922 एडी में। सूरत का डच व्यापार निदेशालय, सूरत का डच व्यापार निदेशालय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। सूरत का डच व्यापार निदेशालय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1759 में बेदरा के युद्ध में, 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों द्वारा निर्णायक रूप से पराजित हो जाने के बाद, 1759 में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेज़ों द्वारा निर्णायक रूप से पराजित हो जाने के बाद डच इंडोनेशिया तक सीमित रह गए। डच इंडोनेशिया तक सीमित रह गए। ठीक है, बेदरा का युद्ध में डच भारत से समाप्त हो जाते हैं। कब हुआ था? प्लासी के बाद। प्लासी हुआ था 1757 में, प्लासी के बाद बेदरा हुआ था 1759 में। कहाँ पे समाप्त हुए? इंडोनेशिया तक सीमित रह गए। इंडोनेशिया तक सीमित रह गए। डचों की व्यापार की वस्तुएं क्या क्या थी? मछलीपट्टनम और सूरत से नील का व्यापार करते थे। मछलीपट्टनम एवं सूरत से नील का रंग, ये जो आप पहने हुए हैं कलर बनाने में, कपड़े होते थे सूती कपड़े, सफ़ेद कपड़े, उनको कलर करने में नील नहीं, वो अलग। नील की खेती से कपड़ों में कलर दिया जाता था उस दौरान, जो भी टेक्निक रही हो। कोरोमंडल और भड़ौच से कपड़े, कोरोमंडल और भड़ौच से कपड़े, बंगाल से सूती कपड़ा, रेशम, सोरा, अफीम आदि। अच्छा, आप मुझे बताइए डचों के पतन का कारण क्या होगा? क्यों भारत से ख़त्म हो गए? बहुत आसान है। तो उनका ध्यान भारत में था नहीं, इंडोनेशिया
एरिया में। एक ये भी कारण है, तो हम जब बॉल नहीं देंगे तो खत्म करिए। ज़्यादा ध्यान उनका इंडोनेशियाई द्वीप में होना और तो जो विरोधी शक्तियाँ तो वो तो डेवलप, विरोधी शक्तियाँ भी हो गई, बिल्कुल। आंग्ल डच संघर्ष, अंग्रेज़ों की उपस्थिति, मसाला छोड़ के कपड़े बेचने लग गए। और उनका जो व्यापार था वो कपड़े भारत से लेते थे, उसके बदले में फिर मसाला लेके जाते थे वहाँ। ये भी एक पतन का कारण था। लिखिए डचों के पतन का कारण नंबर 1, आंग्ल डच संघर्ष। अंग्रेज़ों ने ही तो वास्तव में उन्हें भगाया था। अंग्रेज़ों के द्वारा यदि वो पराजित नहीं होते तो क्यों जाते। आंग्ल डच संघर्ष। नंबर 2, डच कंपनी में भ्रष्टाचार। डच कंपनी में भ्रष्टाचार, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। नंबर 2, भारी प्रशासनिक व्यय। नंबर 3, अंग्रेज़ों की तुलना में मुग़ल शासन की ओर से कम व्यापारिक रियायत मिलना। अंग्रेज़ों की तुलना में मुग़ल शासन की ओर से कम व्यापारिक रियायत मिलना। कम व्यापारिक रियायत मिलना। अब डचों का प्रभाव क्या हुआ, भारत में आने के बाद पराजित होकर चले गए, क्या प्रभाव हो गया। पुर्तगालियों का आने से कुछ फ़ायदा हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस आ गया, खाने पीने की इतनी चीज़ें आ गई, फ़ायदा ही फ़ायदा। इधर भी कुछ हुआ, इनके आने से भी कुछ प्रभाव पड़ा क्या, कुछ खास नहीं। लिखिए नंबर 1, भारत से भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तुओं बनाने का श्रेय। भारत से भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। क्या करते थे, सूती वस्त्र खरीदते थे, उसको बेचते थे, फिर मसाला खरीदते थे, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग को इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। भारत से भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु को बनाने का श्रेय डचों को जाता है। भारत समस्त एशिया के लिए कारखाना बन गया। चाइना को छोड़ दें यदि तो, चाइना भी था उस समय। चाइना की स्थिति तो बहुत ज़्यादा बुरी थी। चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता है, बीमार पड़ गया था इन लोगों के चक्कर में। जो भी आता था वहाँ पे ऐसा कोई प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं हुआ, लेकिन कई जगहों पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रही थी कई शक्तियाँ। भारत समस्त एशिया के लिए कारखाना बन गया, ये एक बड़ी बात है। भारत को केवल टिन, तांबा, घोड़ा, औषधि, हाथी दांत की ज़रूरत बाहर से पड़ती थी, बाकी सब यहीं बनने लगा। बर्नियर ने कहा, एक इतिहासकार है बर्नियर, नाम सुना होगा। बर्नियर ने कहा कि विश्व के प्रत्येक भाग से सोना भारत में आता था इस समय पे। क्योंकि व्यापार करते थे हम, तो बाहर से बुलियनवाद होता था, इस समय सोने में व्यापार हुआ करता था। विश्व के प्रत्येक भाग से सोना भारत में आता था। तो ये हो गए आपके डच। डचों के व्यापारिक स्थल देख लिए, प्रमुख कार्नेलियन दी हस्तमान, ये बंदा है जो पहली बार आया। पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, तो पर्टिकुलर जो पहला है उसे थोड़ा ज़्यादा देखना है। और ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया अंग्रेज, है ना। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे।